I'm going to discuss with you the software. So in software, we have LP, we have LP module. In a similar way, we have a transportation module. So when we select the transportation module, then we can solve our problem by using transportation module. But when there are certain restrictions, For example, uh, customer one, customer number two, customer number three, customer number four. Uh, when we have unbalanced model of like case three, where demand is more than supply, and my transportation model solution suggesting me that do not supply customer number two, ठीक है, from any plant, because the cost is maximum to the customer number two. Later I came to know that customer number two is my VIP customer, or it is customer is my business partner, so I cannot say no to that particular customer. So in that case, if I go for any next option, so this is the restriction. I'm going to add this restriction in the form of constraint. An additional constraint is added in which I am going to uh, restrict my transportation model that don't say no to this particular customer. तो वो हम एक कैलकुलेशन है जिसकी मदद से हम इस तरह से उसमें एक constraint, additional constraint add करते हैं. Since this addition of restriction is not allowed in transportation module, so will convert we will learn how to convert our transportation model into an equivalent LP model. ठीक है, जैसे कि उस दिन हमने डिस्कस किया था कि असाइनमेंट मॉडल का जो बॉक्स है उसको अगर हम एलपी बनाएं तो उसका पूरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसके कितने सारे कॉन्स्टेंट्स बनते थे. इन अ सिमिलर वे we are going to learn that how to convert a transportation or transportation model into an equivalent linear programming model, so that we can further add the restrictions, constraints in it which are not allowed by the transportation module. ठीक है, तो फिर हम फर्दर जो उनको उसका इक्विवेलेंट बना लेते हैं. उसके इक्विवेलेंट बनने के बाद फर्दर जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसके लिए हम नंबर ऑफ कांस्टेंट बढ़ाते चले जाते हैं. जितने हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस होंगी उतने कांस्टेंट बढ़ते चले जाएंगे. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर रहा था. देखो मैंने यहाँ इसलिए मेंशन भी किया हुआ है, इन ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू वी हैव रिस्ट्रिक्शंस वी कैन नॉट. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वीआईपी कस्टमर है, उसको हम प्रायोरिटी कस्टमर्स हैं, हम उनको, या गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी आती हैं ये मैं अक्सर डिस्कस कर रहा होता हूँ. फॉर एग्जांपल आप कराची में कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और आप, या सॉरी, कराची की जगह मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप जो है वो सक्खर में आपका एक प्लांट लगा हुआ है, प्रोडक्शन प्लांट है, और आप जो है वो आपके पास सादकाबाद से भी जो है कुछ डिमांड्स आ रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो क्या है कि आप जिस प्रोविंस में हैं आपने पहले उनकी डिमांड फुलफिल करनी है. इफ यू हैव एन एक्सेसिव टाइप ऑफ डिमांड देन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट प्रोविंस. और ठीक है, तो ऑल्दो सादकाबाद कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाइज देखा जाए तो कुछ ही किलोमीटर्स पे है, 1.5 और 1 आवर के डिस्टेंस पे है सक्खर से. लेकिन अगर वहां उनके पास डिमांड कराची से आएगी तो ये गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं. तो कराची बहुत दूर है, 6-7-8 घंटे के रास्ते पे है, लेकिन उनको वहां पे उनकी प्रोडक्शन है उनकी उनकी उसके हिसाब से उनकी डिमांड पहले प्रोविंस की डिमांड फुलफिल करनी पड़ेगी. कुछ गवर्नमेंट अगर पॉलिसीज में एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज इस तरह की या रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं तो फिर उसके बाद फिर वो जो है वो सादकाबाद या नियर अबाउट, जो कि नियर अबाउट जहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम है, तो ये एक रिस्ट्रिक्शंस आ रही थी हमारे पास कि हम रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो वहाँ हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेसिव लग रही है, लेकिन क्योंकि हम गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर रिस्ट्रिक्टेड हैं तो हमें वो कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही होती है. तो फिर वो हम अपनी जो है वो पर यूनिट सेलिंग प्राइस से उसको रिकवर करते हैं, जो भी अदर मेथड्स हैं. ठीक है, तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रही होती हैं जिसकी वजह से फिर हम एलपी इक्विवेलेंट देखते हैं, और एलपी मॉडल में फिर जो जो रिस्ट्रिक्शन आती जाती है उसमें एलपी मॉडल्स को ऐड करते चले जाते हैं. ठीक है, अच्छा.
ये मैंने बताया हुआ यहाँ पे कि इफ वी डू नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन वी विल यूज ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल, ठीक है, ऑफ आपके सॉफ्टवेयर का टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल विल नॉट वर्क एंड वी हैव टू develop a linear LP model to solve the transportation problem. As I told you before that we do not have any in this module anything to add some restrictions. So then we have to switch it in the equivalent LP model, and then we are going to add further constant in the LP as many restrictions we have. ठीक है, ठीक है। तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में, जब हम वहाँ कन्वर्ट कर रहे होते हैं कि उसका एलपी मॉडल बना देते हैं, ठीक है। तो एलपी मॉडल बनाने के लिए आपको नेटवर्क मॉडल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप प्रॉपर एलपी मॉडल बना सकते हैं। ये मैंने आपसे अभी पहले भी डिस्कस किया है। बैलेंस मॉडल अगर हम देखें, बैलेंस अनबैलेंस सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना रहे होते हैं तो फिर हम पर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 1 से 1, 1 से पर यूनिट कॉस्ट, फिर प्लस 1 से 2 प्लस पर यूनिट कॉस्ट 1 से 3, इस तरह से पूरा 2 से फिर 1, 2 से 2, इस तरह से पूरा एक एलपी मॉडल बना लेते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उसके कॉन्स्टेंट्स बना रहे होते हैं कॉन्स्टेंट्स, तो कांस्टेंट बनाते हुए हमें ये जरूरी ये मस्ट होता है कि कांस्टेंट बनाते हुए हमें पता होना चाहिए कि किस तरह का कांस्टेंट बनेगा। जब हम वन से हम कांस्टेंट बना रहे हैं सोर्स के रिस्पेक्ट से, तो 1 से 1 भेज सकते हैं, 1 से 2 भेज सकते हैं, 1 से 3 भेज सकते हैं, 1 से 4 जो भी भेजेंगे वो हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू। तो जब हम सप्लाई साइड्स के रिस्पेक्ट से बना रहे हैं तो कांस्टेंट हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू वाले बनते हैं। क्यों? कि 1 से 1 को भेज रहे हैं, 1 से 2 को भी भेज सकते हैं, 1 से 3 को भी भेज सकते हैं, 1 से 4 को भी भेज सकते हैं, बट कितना भेजेंगे? लेस देन इक्वल्स टू कैपेसिटी ऑफ 1, या तो बराबर भेज देंगे इसकी कैपेसिटी के या उससे कम भेजेंगे। इसी तरह से 2 से 1 भेज सकते हैं, 2 से 2, 2 से 3, 2 से 4, लेकिन कितना भेजेंगे उसकी कैपेसिटी जितनी होगी। ये देखें, कुछ एक प्रॉब्लम डिस्कस हुआ है जिसमें हमारे पास 5000 में, इसका एक प्रॉब्लम आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। 5000 हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है पहले प्लांट की, दूसरे प्लांट की 3500 है, थर्ड प्लांट की हमारी कैपेसिटी है 4600, ठीक है। ये अपने पास नोट कर लें। फर्स्ट प्लांट की कैपेसिटी है 5000, सेकंड प्लांट की कैपेसिटी है 3500, और थर्ड प्लांट की कैपेसिटी है 4600। तो x क्वांटिटी वी कैन सप्लाई फ्रॉम 1 टू 1, क्वांटिटी x का मतलब है क्वांटिटी वी कैन सप्लाई फ्रॉम 1 टू 2, प्लस क्वांटिटी वी कैन सप्लाई फ्रॉम 1 टू 3, प्लस क्वांटिटी वी कैन सप्लाई फ्रॉम 1 टू 4। ये पूरा लिख दिया। It has to be less than equals to 5000, that is the capacity we can produce on plant number 1. In a similar way, quantity of units we are supplying from 2 to 1 and 2 to 2 to 1, 2 to 2, 2 to 3 and 2 to 4, and it has to be less than equals to 3500. Similarly 3 to 1, 3 to 2, 3 to 3 and 3 to 4 जो क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, it has to be less than equals to the capacity of plant. अब ये क्या है, डिमांड्स। जब इसके ऊपर हम कांस्टेंट बनाते हैं तो जितने, याद रखें, हमारे जितने भी रिसोर्स कांस्टेंट्स होंगे रिसोर्स की वजह से बनेंगे वो 3 होंगे। जितनी हमारे पास टोटल कांस्टेंट कितने बनते हैं, सोर्सेस प्लस डेस्टिनेशन। अगर हम इसका एलपी बनाते हैं तो जितने सोर्सेस हैं प्लस जितने डेस्टिनेशन हैं, इतना हमारा जो है वो नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स बनेंगे। और डिसीजन वेरिएबल्स कितने होंगे हमारे पास, हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर सोर्सेस यानी कि प्लांट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्लांट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस। तो ये 3 प्लांट्स हैं और 4 डेस्टिनेशन है, 4 3 ज़ा 12। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल्स कितने बनेंगे, जैसे हम x1 x2 x3 कह रहे होते थे, या 1 2 3 a x y z कहते थे, ऐसे कितने डिसीजन
वेरिएबल्स बनेंगे, 3 सोर्सेज हैं और 4 डेस्टिनेशन है। तो हर डेस्टिनेशन से चारों जगह सप्लाई किया जा सकता है, तो 4 वेरिएबल बन गए, दूसरे से भी 4, तीसरे से भी 4, तो 3 4 12 डिसीजन वेरिएबल्स बनेंगे। कॉन्स्टेंट्स कितने बनेंगे? टोटल 3 यहाँ से बन जाएंगे इसकी वजह से और 4 इनकी वजह से बन जाएंगे। तो 3 + 4 दैट इज सोर्स प्लस डेस्टिनेशन, दैट इज सोर्स प्लस डेस्टिनेशन। 7 कॉन्स्टेंट्स बनेंगे जब हम इसका एलपी इक्विवेलेंट बनाते हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल का। अच्छा, फिर और क्या चीज है? और हमारे पास जो है वो कि जो जितने भी सोर्स वाले रिसोर्स कांस्टेंट्स हैं, प्लांट्स की वजह से जो कांस्टेंट्स बन रहे हैं, वो लेस देन इक्वल्स टू कांस्टेंट बनेंगे। और जितने भी डिमांड कांस्टेंट्स हैं, जो कि डिमांड्स की वजह से बन रहे हैं, जो कि 4 कांस्टेंट, 3 टोटल, 7 में से 3 यहाँ से बन रहे हैं और 4 यहाँ से बन रहे हैं, तो जो कि डिमांड कांस्टेंट्स हैं वो क्या बनेंगे? वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू कांस्टेंट्स बनेंगे। तो 7 कांस्टेंट में से 3 हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू कांस्टेंट बनेंगे और 4 हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू। फॉर एग्जांपल आप ये नोट करें इस प्रॉब्लम में कि कस्टमर नंबर 1 की जो डिमांड है, टोटल डिमांड, वो कर रहा है 1250 यूनिट्स की। कस्टमर नंबर 1 1250 यूनिट्स डिमांड कर रहा है, एंड कस्टमर नंबर 2 जो आपकी डिमांड कर रहा है, मार्केट डिमांड उसकी यूनिट्स की 3245, फॉर एग्जांपल 3245 यूनिट्स की। और कस्टमर नंबर 3 डिमांड कर रहा है आपकी 4555 यूनिट्स की। कस्टमर नंबर 4 की डिमांड चल रही है 4050 यूनिट्स की। ये देखें, तो जब हम इनके कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे तो हम किस तरह से बनाएंगे? वन के रिस्पेक्ट से देखें, 1 की डिमांड कौन कौन फुलफिल कर सकता है? 1 की डिमांड फुलफिल करने के लिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो हम अब यहाँ इसको फिक्स करेंगे और इधर चेंज करेंगे। क्वांटिटी डिमांड फुलफिल बाय 1 to 1, 1 की डिमांड, कस्टमर नंबर 1 की डिमांड जो 1 से फुलफिल हुई है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स जो के पास 1 के पास आए, x का मतलब है क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स 1 के पास आए हैं 1 से, तो x 1 1 प्लस x 2 1 प्लस x 3 1, जो भी तीनों प्लांट से इस जो है वो कस्टमर नंबर 1 के पास क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स आ रहे हैं, it has to be greater than or equals to the demand of customer number 1। तो देखें 1 1 2 1 3 1, x 1 1 2 1 3 1 has to be greater than equals to the demand। तो इसी तरह से 1 से 2, 1 से 2 के पास कितने आए? 1 से अब 2 से 1, सॉरी 2 1 की तो बारी हाँ खत्म हो गई ना, अब 2, अब इसकी बारी है। तो 1 से 2 के पास कितने आए हैं? प्लस क्वांटिटी 2 से 2 के पास कितनी आई है? प्लस क्वांटिटी 3 से 2 के पास कितनी आई है? इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द डिमांड ऑफ सेकंड कस्टमर। तो 1 से 2 x बता रहा है क्वांटिटी को, 1 से 2, 2 से 2, अब इसमें सेकंड वाला कांस्टेंट है, देखो 2 2 2, पहले वाले चेंज हो रहे हैं, 1 से 2, 2 से 2, 3 से 2 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 320 3245। इसी तरह से 1 से 3, 2 से 3, 3 से 3, इसी तरह से फोर्थ कस्टमर के लिए 1 से 4 कितने आए हैं, सेकंड से 4 के पास कितने आए हैं और थर्ड से 4 के पास कितने आए हैं। तो इस तरह से हमारे पास इसका एलपी इक्विवेलेंट बनाते हैं जब हम ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल हमारा काम प्रॉपरली सॉल्व नहीं करके दे रहा होता, तो हम एलपी इक्विवेलेंट की तरफ जाते हैं। या वैसे भी अगर एलपी इक्विवेलेंट देखना चाहे इस मॉडल का, तो हम इस तरह से उन पे वर्कआउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी वेरिएबल्स? हमारे पास 12 वेरिएबल्स होते हैं, पर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय x1 x2, इस तरह से हम पूरा एक एलपी मॉडल लिख रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं एक प्रॉब्लम की तरफ आ रहा हूँ, उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो है हम इसको फर्दर जो है अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये डेटा दिया हुआ है कि हमारे पास फैक्ट्री 1 है, उसकी कैपेसिटी 5000 यूनिट्स की है, फैक्ट्री 2 की कैपेसिटी 3500 यूनिट्स की है और फैक्ट्री 3 की कैपेसिटी 4600। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एस कर लेंगे, सम एस
एस इक्वस टू, हम चेक कर लेंगे इसी तरह से हमारी डिमांड चेक कर लेंगे, ठीक है, और डिफरेंस चेक कर लेंगे। डिफरेंस चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डिफरेंट अगर नेगेटिव आ रहा है डिमांड माइनस सप्लाई का, ठीक है, सप्लाई में से डिमांड का डिफरेंस अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर वहां पे हमारे ज्यादा मसले होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ हम सम कर लेते हैं, इज इक्वल टू सम, सारे सप्लाई यूनिट्स का सम कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 13,100 यूनिट्स की हमारी कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। इसी तरह से इज इक्वल टू सारे डिमांड्स जितनी भी हैं सम कर लेंगे कि कस्टमर नंबर 1 की डिमांड से लेकर कस्टमर नंबर 5 की डिमांड्स, टोटल डिमांड्स हमारे पास कितनी आ रही है। इत्तेफाक से देखें, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो डिफरेंस जीरो का आ रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ हम देखते हैं डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस अगर हमारे पास जीरो का आ रहा है तो हमारे पास बैलेंस मॉडल है। अच्छा, इसको अभी जब हम ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल से सॉल्व कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल हमारे पास है, तो ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस डेटा को इस तरह से बनाएंगे, फैक्ट ये वाली जगह को ब्लैंक छोड़ के कस्टमर 1 2 3 4 5, फैक्ट्री 1 से कस्टमर 1 की के पर यूनिट कॉस्ट कितनी लग रही है जो भी वहाँ दी होगी प्रॉब्लम में, वो यहाँ लिख देंगे। फैक्ट्री 1 से 48, 1 से 2 पे, 1 से 3 पे कितनी कॉस्ट लग रही है, 1 से 4 पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट, 1 से 5 पे वो लिख देंगे। इसी तरह से 2 से 1, 2 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 3 से 1, 3 से 2, 3 से 3 एंड 3 से 4 एंड 3 से 5, ये पर यूनिट कॉस्ट लिख देंगे। फैक्ट्री 1 के सामने आखिर में जब कस्टमर 5 का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा, सप्लाई कितनी है, प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं उसके वो पर लिख देंगे। फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3, क्योंकि ये इस तरह से हमारा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल का फॉर्मेट इसी तरह के टेबल में डिजाइन हुआ होता है। जब हम बात करते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल सॉफ्टवेयर की, और अगर आपको याद होगा कि जब हम जॉब्स और असाइनमेंट मॉडल कर रहे थे उसमें भी हमारे पास कुछ इसी तरह से होता था कि यहाँ पे जॉब्स होती थी, यहाँ पे जो है वो एम्प्लॉयज होते थे, यहाँ पे एम्प्लॉयज होते थे, यहाँ पे जॉब्स होती थी, और हम रो वाइज पहले जो है वो वन बना मिनिमम कर रहे होते थे, मिनिमम से माइनस कर रहे होते थे, फिर कॉलम वाइज। तो वही वो इसी तरह का एक टेबल कॉन्सेप्ट है इसी तरह का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, इस जब हमारे पास ये सर इसमें एक चीज बताएं कि हाँ, इसमें अब ये डिफरेंस कोई नहीं है तो ये लेस देन इक्वल्स टू तो नहीं होगा ना 5,000 के, या लेस देन इक्वल्स टू 3,500 के, इक्वल्स टू होगा ना? ये इक्वल्स टू है, या ये इक्वल्स टू मॉडल है, वेयर डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ। तो हमारे पास डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, ठीक है, ये वाला बैलेंस मॉडल है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, इस मॉडल के अंदर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग क्यूएम। तो हम क्यूएम पे आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉड्यूल में जाएंगे और ट्रांसपोर्टेशन टी ढूंढेंगे। ये देखिए, ये रहा हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल, ठीक है। जिसके पास ये ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल नहीं आ रहा हो वो डिस्प्ले ऑल मॉडल्स कर दीजिएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल जरूर आ जाएगा डिस्प्ले ऑल मॉडल्स में। ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल में आ गए। अब हमारे हमें फाइल में जा रहे हैं, हम न्यू में जा रहे हैं, फाइल न्यू। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ ओरिजिन यानी कि सोर्सेस कितनी है, तो हमारे पास 3 है,
और नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस यानी कि कस्टमर्स हमारे पास कितने हैं, 5 हैं। हम मिनिमाइज करना चाहते हैं या मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो हम क्या करना चाह रहे थे इस टाइम, हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ओके, तो ये हमारे पास देखें एक मॉडल बन के आ गया। हम वहाँ से डेटा को एज इट इज़, देखें मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़ा था, वहाँ से एज इट इज़ कॉपी करूँगा एक्सेल से, ठीक है, और यहाँ लाके उसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा 1 2 3 को छोड़ के, जो इतना हिस्सा जितना के रिक्वायरमेंट था उसमें, जो 1 2 3 4 5 ऊपर और 1 2 3 जो एलपी के लिए लगाया था उस हिस्से को छोड़ के बाकी सारे टेबल को कॉपी करूँगा और यहाँ इस जगह पे क्लिक करूँगा ओरिजिन से ऊपर, यहाँ लाके कंट्रोल वी कर दूंगा। तो ये देखिए मेरा डेटा आके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री 3 और डिमांड सारे कस्टमर्स की और फैक्ट्रीज की सप्लाई यूनिट्स, ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा और शिपिंग लिस्ट पे आ जाऊंगा। शिपिंग लिस्ट तो ये मुझे बता देगा कि कितनी हमने यूनिट्स किस कस्टमर को कौन से फैक्ट्री से सप्लाई करनी है। तो ये देखो हमारे पास पूरी एक शिपिंग लिस्ट इसने भेज दी है कि फैक्ट्री नंबर 1 से जो आपने सप्लाई करना है वो कस्टमर नंबर 2 को करना है और कस्टमर नंबर 5 को। ठीक है, कस्टमर नंबर 2 और कस्टमर नंबर 5 को, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम है, तो फैक्ट्री नंबर 1 की जो कैपेसिटी है टोटल, आउट ऑफ टोटल कैपेसिटी, उस वो दो हिस्सों में जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, कस्टमर नंबर 2 के लिए और कस्टमर नंबर 5 के लिए। ठीक है, कितने यूनिट सप्लाई किया आपने कस्टमर नंबर 2 को, 2995, कस्टमर नंबर 5 को जो है 2005। क्यों कस्टमर नंबर 2 को किए, क्योंकि उसके पास कॉस्ट पर यूनिट सबसे मिनिमम आ रही थी फैक्ट्री नंबर 1 से कस्टमर नंबर 2 के लिए 31। ये कैसे पता चलेगा, ये यहाँ से पता चलेगा कि फैक्ट्री नंबर 1 से कस्टमर नंबर 2 के पास सबसे मिनिमम कॉस्ट थी। ये देखें, तो पहले सबसे पहले उसकी डिमांड फुलफिल कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो 48 37 46 और कस्टमर नंबर 5 की डिमांड फुलफिल कर रहा है वो। ठीक है, क्यों डिमांड फुलफिल कर रहा है, हो सकता है कि इसकी जगह किसी और को अल्टरनेटिव दे, जो कॉस्ट आ रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं आ रही, लेकिन इसकी जगह अगर किसी और को ही, फॉर एग्जांपल 46 वाले को कोई और जॉब दें या किसी और को दें, तो वो पर यूनिट कॉस्ट तो आपको फिलहाल कम लग रही होगी लेकिन ओवरऑल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, जैसे ट्रांस असाइनमेंट मॉडल में था। खैर इसका मैं उस तरह से भी आपको मैनुअल मेथड भी पूरा डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अभी तो हमें क्या है, हमने यहाँ पुट किया, सॉल्व का बटन प्रेस किया, शिपिंग लिस्ट डिस्कस की, शिपिंग लिस्ट में उसने हमें सॉल्व करके बता दिया कि पर यूनिट कॉस्ट जो सबसे मिनिमम आ रही है अगर फैक्ट्री 1 से, वो तब आ रही है कि अगर आप फैक्ट्री 1 से जितने भी टोटल यूनिट्स हैं वो कस्टमर नंबर 2 को या कस्टमर नंबर 5 को सप्लाई करते हैं। ठीक है, और फैक्ट्री नंबर 2 से कस्टमर नंबर 1 को और कस्टमर नंबर फैक्ट्री नंबर 2 से कस्टमर 2 को, रिमेनिंग कस्टमर नंबर 2 के रिमेनिंग यूनिट्स कहाँ से आ रहे हैं, कस्टमर नंबर 2 के रिमेनिंग यूनिट्स जो है वो आ रहे हैं यहाँ से फैक्ट्री नंबर 2 से। देखो फैक्ट्री नंबर कस्टमर नंबर 2 के 2995 यूनिट्स यहाँ से फुलफिल हो गए थे, रिमेनिंग कहाँ से फुलफिल हो रहे हैं, 250 यहाँ से। तो आपके टोटल यूनिट्स कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल यूनिट्स इनके पास कितने चाहिए थे इसको, टोटल यूनिट्स इसके चाहिए थे 3245, तो 3245 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, 3245 यहाँ से। इसी तरह से फैक्ट्री नंबर 2 से कस्टमर नंबर 4, फैक्ट्री नंबर 3 से, तो किस किस को कितनी कितनी है पर यूनिट कॉस्ट, सारी चीज़ें इसने बताई हुई है। टोटल शिपिंग कॉस्ट जो है एक यूनिट की जो है वो 31 आ रही है, इतने यूनिट्स आपने शिप कर दिए, ये मल्टीप्लाई बाई ये, तो इतने इतने जो है वो शिपिंग कॉस्ट आ गई, फिर इसकी भी इसी तरह से शिपिंग कॉस्ट इतनी आ गई। इस तरह से करते करते जो है वो ये पूरा आपका एक टेबल बन के आपके सामने आ गया। इसको मैं अगर यहाँ से शो करूँ, ये हमारे पास, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना होता है, हमने इसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से करना होता है डेटा को। यहाँ वहां से उसको कॉपी टेबल करेंगे,
यहाँ से इसको राइट क्लिक करके कॉपी टेबल करेंगे, ले जाके इसको एक्सेल में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जब हम एक्सेल में पेस्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक्सेल में पेस्ट करने के बाद कुछ इस तरह से डेटा आ जाएगा। ये देखें, फैक्ट्री 1 फ्रॉम फैक्ट्री, ये पूरा डेटा आ गया। अब हमें डेटा एज पर डिटेल डिस्कस करना होता है कि भाई, तो हम लिख देंगे फ्रॉम फैक्ट्री 1 टू कस्टमर 1 2 3 4। ठीक है, ये पूरा फैक्ट्री 1 है। फैक्ट्री 1 से कस्टमर 1 2 3 4 5 क्या रहा, फिर फैक्ट्री 2 से 1 2 3 4 5, फिर फैक्ट्री 3 से 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम इस केस में हम डिस्कस करेंगे पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट कहाँ लिखी हुई थी? पर यूनिट कॉस्ट ये जो टेबल के अंदर थी ना, अगर आपने नोट किया हो शुरू में, ये जो टेबल के अंदर कॉस्ट थी, ये हर फैक्ट्री से कस्टमर की पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। तो हम रेट रेट में पर यूनिट कॉस्ट लिख देंगे सबको। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसे कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, और यहाँ लाके राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा और पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज क्लिक कर दूंगा, तो वो यूं जो कॉपी होगा वो यूं कॉपी आ जाएगा। फिर अगले चार को यूं सेलेक्ट करूंगा, कॉपी, टाइप भी कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। तो रेट्स पूरे यहाँ पे आ जाएंगे, वो जो टेबल में यूं वर्ड हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं वो वर्टिकली पूरे रेट्स आ जाएंगे कि भाई किस फैक्ट्री से किस कस्टमर के रेट क्या चल रहा था। फिर क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस की है, कहाँ किस फैक्ट्री से किस कस्टमर को कितनी सप्लाई की है, तो देखो वो तो हमें रिजल्ट से मिल गया था कि 1 से सिर्फ 2 को और 5 को की है। तो 1 से 1 को नहीं की, जीरो क्वांटिटी। 1 से 3 को नहीं की, जीरो। 1 से 4 को नहीं की, जीरो। 1 से 2 को की थी और 1 से 5 को की थी। ठीक है, यहाँ अमाउंट लिख लेंगे। अमाउंट कैसे आ जाएगा, द रेट मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। तो 48 मल्टीप्लाई बाई, ये देखें 48 मल्टीप्लाई बाई जीरो इज जीरो। तो हम पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कर लेंगे कि भाई कोई अमाउंट 1 से जहाँ नहीं आया, यहाँ पे असल में जो सॉफ्टवेयर देता है ना, वो जिससे जिसको जा रहा है उतनी ही एनालिसिस देता है, बाकी जिसको नहीं जा रहा उसको जीरो नहीं शो करता। यहाँ हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, जिसको नहीं जा रहा उसको हम जीरो शो करें ताकि हमारे पास टेबल में डिटेल व्यू हो कि 1 से 1 को नहीं गया, 1 से 3 को भी नहीं गया, 1 से 4 को भी नहीं गया। इसी तरह से 1 से 5 को गया है और 1 से 2 को गया है। इन सिमिलर वे अब बाकी के लिए भी। ये देखें सम, आपके पास ये सम बराबर आना चाहिए। टोटल क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स जितने भी उतने ही भेजे हैं जितने के डिमांड थे। तो देखें 3 सप्लाई यूनिट्स कितने थे हमारे पास, 31310, और हमने सेंड भी कितने ही हुए हैं, 1310। कॉस्ट कितनी आ गई, इन सबको ऐड कर लें तो आपके पास टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई। सर हाँ, सर क्वांटिटी कैसे पता चला हमें? क्वांटिटी कैसे पता चला, ये शुरू में दी हुई थी ना क्वांटिटी। देखो ना, हमारे पास टोटल कैपेसिटी क्वांटिटी की कितनी है, यानी कि कैपेसिटी की टोटल क्वांटिटी कितनी है, ये देखो इन सबको ऐड कर दो। तो ये हमने किया भाई, देखो 1310 टोटल क्वांटिटी। और नहीं सर, मतलब फर्स्ट में हमने 0 रखा है और सेकंड में 2995, तो ये कैसे आया? ये तो अभी कैलकुलेशन से आया है ना, ये सॉफ्टवेयर ने सॉल्व करके दिया है। जब इसको मैनुअल मेथड पे आएंगे तो फिर मैनुअल मेथड भी डिस्कस करेंगे। ये तो हमने डेटा सॉफ्टवेयर में पुट किया और सॉफ्टवेयर ने हमें सॉल्व करके बताया कि भाई इतनी क्वांटिटी इसको सप्लाई करनी है। ठीक है, ये तो हमने यहाँ से ये जो ये साइट पे जो बना हुआ है ना टेबल, ये हमारे सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है पूरा, ये सॉफ्टवेयर का पूरा सोल्यूशन है। ठीक है सर। ठीक है, ये पूरा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, ये देखो कि 2995 यूनिट्स शिप हुए हैं 1 से फैक्ट्री 1 से कस्टमर नंबर 2 को। क्लियर है यहाँ तक? अब जब हम इसका एलपी बनाते हैं, जब इस क्वेश्चन का हम एलपी बनाते हैं, तो एलपी के लिए फिर हमें वो चीज़ें चाहिए होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। उसके लिए प्रॉपर हमें 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4। तो हम अगर मैं उसके हिसाब से अगर मैं बनाऊं तो मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा, देखिएगा 1 से 1, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5। ठीक है, फिर 2 से 1 आगे ही लिखता चला जाऊंगा क्योंकि सॉफ्टवेयर में सारे जो है वो वेरिएबल्स एक साथ होते हैं। तो 1, उसके बाद 2 से 1, 2 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, फिर 3 से 1,
3 से 2, 3 से 3, 3 से 4, 3 से 5। अच्छा, अब मुझे इसके साथ वेरिएबल भी ऐड करना है x, तो कोई मसला नहीं है। आपको याद होगा कि हमें एक्सेल थोड़ा बहुत आता है, तो इन्वर्टेड कॉमास में हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में x टाइप कर देंगे, ये एज इट इज आ जाएगा, और एंड एक से ज्यादा कॉलम्स में जो डेटा लिखा हो या सेल्स में जो डेटा लिखा हो उसको अगर कंबाइन करना हो तो हम एंड की कमांड यूज करते हैं, एंड %। तो इज इक्वल टू x एज इट इज टाइप हो जाएगा, एंड और क्या चाहिए, और जो डेटा यहाँ लिखा हुआ है वो भी x के बराबर में चाहिए। तो यहाँ यहाँ क्लिक कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, देखो डेटा आ गया x11। अब इसको ड्रैग कर दूंगा तो सबके साथ x11 x12 सबके साथ आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये फॉर्मूला नहीं चाहिए था, ये वैल्यूज चाहिए थी, तो यहीं पे इसी जगह पे कॉपी करूंगा और इसी जगह पे लाके राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करके वैल्यूज पे चेक लगा दूंगा, तो फॉर्मूला पीछे से हट जाएगा, सिर्फ वैल्यूज जो जनरेट की हैं वो रह जाएंगी। ओके, अब ये मेरे पास यूजलेस था ऊपर वाला, इसको डिलीट कर दें। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं हम। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा और यहाँ से कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। कॉन्स्टेंट्स कितने होंगे, 3 इसके होंगे और 5 उसके होंगे, 8 कॉन्स्टेंट्स होंगे हमारे इस केस। कॉन्स्टेंट नंबर 1, कॉन्स्टेंट नंबर 2 एंड सो ऑन। अगर C-1 कर लेता हूँ ना, C, तो 1 से लेकर 8 तक 8 कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज आ जाएंगी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज कैसे लिखते हैं हम, ये देखें, ये लिखी हुई है, यहाँ से टाइप यहीं से उठा के कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, ये रही, ये यहाँ आ जाएंगी, कंट्रोल P। फिर 2 से 1, 2 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5। एक्सेल में काम करने का ये फायदा होता है कि एक्सेल में आप डेटा को आराम से कहीं से भी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से कंट्रोल C, तो ये वैसा ही बन जाएगा। देखें, जैसे हमने टाइप मैनुअली लिखते हैं 48 x11 प्लस 30, अगर आप मैनुअल हाथ से लिखना चाहते हैं कॉपी पे, प्लस 31 x12 प्लस 37 x13 प्लस 46 x14 प्लस 49